इस चैनल पे आपका फिर से स्वागत है दोस्तों। एक हम टॉपिक लेंगे जो है तो पुराना, लेकिन जीएस के हिसाब से ये काफ़ी इम्पोर्टेंट है। और भारत और चाइना के संबंध को समझने के लिए, भू राजनीति को समझने के लिए, जियोपॉलिटिक्स जिसको कहते हैं, वो समझने के लिए ये टॉपिक काफ़ी महत्वपूर्ण है। तो जो हम टॉपिक लेने वाले हैं वो है सीपीईसी, चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर, अर्थात हिंदी में जिसको कहा जाता है चीन पाकिस्तान आर्थिक गलियारा। तो ये क्या है? तो पाकिस्तान के अरब सागर के तट पे एक शहर है ग्वादर, और चीन के सिजियांग प्रांत में एक जगह है कासगर। इन दोनों शहरों को, इन दोनों जगहों को जोड़ने की एक परियोजना है जिसका नाम सीपेक दिया गया है। इसके अंतर्गत बंदरगाह, रोड, रेलवे, पावर प्रोजेक्ट्स, ये सारी आर्थिक चीज़ें आती है। उन सारी आर्थिक क्रियाओं का विकास करना है, इंफ्रास्ट्रक्चर का डेवलपमेंट करना है। तो ये है संक्षेप में सीपैक। तो ये जो पूरी रोड और रेलवे की जो नेटवर्क होगी, इसकी दो खासियतें हैं। एक खासियत है कि यह पाकिस्तान के बालूचिस्तान प्रांत के बहुत बड़े हिस्से से पार करता है। दूसरी जो खासियत, और खासियत इसको नहीं कह सकते, ये विवादास्पद बात है कि यह जो रोड या रोड जो गुजर रही है वो पाक अधिकृत कश्मीर से गुजर रही है, अर्थात गिलगिट बाल्टिस्तान वाले हिस्से से। यहाँ पे एक पास है जिसको कुंजराहो पास कहा जाता है। तो इसी पास से ये रोड गुजर रही है और कास्कर को जोड़ेगी। अब है कि इसका आर्थिक उद्देश्य क्या है। ये एक बहुत बड़ी परियोजना है, चीन की महत्वाकांक्षी परियोजना है। परियोजना की कुल लागत 46 बिलियन डॉलर है, अर्थात 46 अरब डॉलर की यह परियोजना है। और परियोजना पर पूरा खर्च चीन के द्वारा किया जा रहा है। तो इस परियोजना का इतना महत्व क्यों है? चीन क्यों इतना ज़्यादा उत्सुक है इस परियोजना को पूरा करने के लिए? तो हम उन सारी चीज़ों पे आने के पहले कुछ ज़रूरी चीज़ें देखते हैं। पहले ग्वादर के बारे में। ग्वादर पहले ओमान एक कंट्री है अरब का, उसके हिस्से में आता था, जिसे 1958 में ग्वादर को पाकिस्तान ने ओमान से खरीद लिया। अमेरिका की एक कंपनी ने सर्वे किया था इस क्षेत्र का। उसमें यह बतलाया था कि यह ग्वादर का जो क्षेत्र है यह डीप सी के लिए ये काफ़ी उपयुक्त है। डीप सी पोर्ट जो होता है उसके लिए काफ़ी उपयुक्त है। तो उसी को ध्यान में रखते हुए पाकिस्तान ने इसको खरीद लिया था। कहा जाता है कि विश्व के जो तीसरा चौथा जो सबसे प्रमुख जो डीप सी पोर्ट है वो ग्वादर होगा विकसित होने के बाद में। इतना उपयुक्त जगह है। तो 1958 में पाकिस्तान ने खरीदा, परंतु इसके ऊपर किसी तरीके का काम नहीं किया। 1998 में यह चीन को दिया गया पोर्ट का डेवलपमेंट करने के लिए। तो पोर्ट का डेवलपमेंट चीन ने पूरा करके 2003 में कंप्लीट कर लिया। उसके बाद इस पोर्ट को की देख रेख और परिचालन के लिए सिंगापुर की कंपनी को दिया गया। और बाद में 2014 में योजना आती है सीपैक, जो चीनी राष्ट्रपति, जो वर्तमान चीनी राष्ट्रपति है उन्हीं के द्वारा ये सी जिनपिंग, उन्हीं के द्वारा यह इस परियोजना की घोषणा की गई थी। उसके पहले सिंगापुर को हटा दिया गया इस पोर्ट के परिचालन से। और 2017 में इस परियोजना पे काम शुरू हुआ और इसे 2030 में पूरा करने का लक्ष्य है। तो अब हम आते हैं कि इस परियोजना के से किसको क्या फ़ायदा होगा, चीन को क्या फ़ायदा होगा, पाकिस्तान को क्या फ़ायदे नुकसान होंगे और इंडिया को
का उस पर क्या प्रभाव पड़ेगा। तो सबसे पहले बात हम शुरू करेंगे 1971 के भारत पाकिस्तान युद्ध से। उस युद्ध में क्या हुआ था कि चीन पाकिस्तान का सहयोग करना चाहता था, परंतु भारत के द्वारा एक तरीके से धमकी दी गई थी चीन को कि अगर उसने पाकिस्तान को किसी तरीके से सहयोग करने की कोशिश की तो हिंद महासागर में हिंद महासागर में उसके आर्थिक गतिविधियों को पूरी तरीके से रोक देगा, अर्थात हिंद महासागर में आर्थिक नाकेबंदी कर देगा। तो उसके उसके आर्थिक नाकेबंदी के डर से चीन जो है सो पाकिस्तान का सहयोग नहीं कर पाया। उसके बाद वहाँ के नीति निर्माताओं में ये एक विषय बन गया चर्चा का कि इस संबंध में इंडिया को काउंटर अटैक करने के लिए कि वैसी स्थिति में युद्ध की स्थिति हो या वैसी कोई तनाव का माहौल हो तो भारत चीन के आर्थिक नाकेबंदी हिंद महासागर में कर सकता है। तो उसका उपाय क्या है, तो उस पर नीतियाँ बनने लगी। तो एक नीति बनी कि सीपैक के रूप में बाद में आया, और भी नीतियां हैं कि स्ट्रिंग ऑफ पर्ल वाली नीति लाई गई कि इंडिया को समुद्री रास्ते पर घेर लेना है हिंद महासागर में। तो वो सब है। तो आज हमारी चर्चा का विषय है सीपैक, तो उसके बारे में बात करते हैं। तो इस परियोजना के अंतर्गत क्या क्या किया जाना है, तो सबसे पहले तो ग्वादर पोर्ट को पूरी तरीके से विकसित करना है। दूसरा है कि इस पे पूरा रोड और रेलवे लाइन का, असल में ये जो रास्ता गुजर रहा है एक बहुत बड़े रेगिस्तानी हिस्से से होकर गुजर रहा है। तो कई जगह जो है सो रोड बनाने के लिए सूटेबल नहीं है, कहीं रेलवे लाइन बिछाने के लिए सूटेबिलिटी नहीं है ज़मीन की। तो ऐसी स्थिति में उनका जो है सो जहाँ रोड बिछा सकते हैं रोड बिछाई जाएगी, जहाँ रेल लाइन डालनी है वहाँ रेल लाइनें डाली जाएंगी। इसके अतिरिक्त कुछ कनेक्टिंग एयरपोर्ट भी विकसित किए जाएंगे, साथ में पाइप लाइनें बिछाई जाएंगी ताकि गैस का उससे ट्रांसपोर्टेशन हो। साथ में पावर प्रोजेक्ट्स भी इसके अंतर्गत है, वो सब भी जोड़े गए हैं। तो मेन रूट जो है वो यही है, और कनेक्टिंग जो है सो ये सब जो है सो कनेक्टिंग है। तो ये पूरा जाल है एक आर्थिक गतिविधियों का, जिसमें इंफ्रास्ट्रक्चर का बहुत बड़े पैमाने पे विकास होना है। तो अब हम आते हैं कि चीन जो है सो चीन की स्थिति क्या है। तो चीन की स्थिति ये है कि चीन को अगर दो हिस्सों में बांटे, पूर्वी और पश्चिमी हिस्सों में, तो यह पूर्वी हिस्सा तटीय भाग है और यह मुख्य रूप से औद्योगिक है। कई बड़े बड़े नगर जो हैं औद्योगिक नगर वो पूर्वी तट पे बसे हुए हैं, और चीन की 94% जनसंख्या जो है सो इसी पूर्वी भाग में है, और मात्र 6% जो जनसंख्या है वो पश्चिमी हिस्से में निवास करती है। तो ऐसी स्थिति में चीन के पश्चिमी हिस्सों का विकास नहीं हो पाया है और जनसंख्या का कंसंट्रेशन या संकुलन पूर्वी क्षेत्र तक ही सीमित है। अब चीन की योजना है कि विकास को पूरे देश तक फैलाया जाए, हर कोने का विकास किया जाए, क्षेत्रीय संतुलन ना हो, पश्चिमी भाग का भी विकास हो। तो उसके लिए यह रास्ता काफ़ी सूटेबल है कि कच्चे माल का आयात निर्यात या तैयार माल को भेजना, दोनों तरीके के मालों की आवाजाही पे इस रास्ते से सहूलियत मिलेगी। तीसरी जो भारत की जो धमकी थी वो मुख्यतः थी कि यहाँ पे अंडमान निकोबार द्वीप पड़ता है और इंडिया का बहुत स्ट्रॉन्ग नेवल बेस है यहाँ पे। अब चीन का जो रास्ता है, तेल इस रास्ते से जाता है, ये अरबियन कंट्री है, ईरान है, और यहाँ से तेल होके निकलता है, यह हरमुज की खाड़ी है। तो इसी रास्ते से होकर तेल यहाँ से आता है और इसको यहाँ पे मलक्का स्ट्रेट है, उसको पार करते हुए साउथ चाइना सी में जाता है और इस तरीके से पहुँचता है। तो 90% तेल इसी रास्ते से जाता है। अब यहाँ पे 2-3 चीज़ें हैं। एक तो
भारत की जो स्थिति है, भौगोलिक स्थिति, तो पूरे हिंद महासागर पे भारत का वर्चस्व है, पहली बात वो। दूसरी क्या है कि यहाँ पे साउथ चाइना सी है, यहाँ पे कई देश हैं साउथ चाइना सी के चारों ओर, जैसे दक्षिण कोरिया है, जापान है, फिलीपींस है, ताइवान है, वियतनाम है, मलेशिया, इंडोनेशिया, कई देश हैं। और उन देशों के बीच में साउथ चाइना सी पर वर्चस्व के लिए एक प्रतिद्वंदिता है। तो ये रास्ता भी डिस्टर्ब रहता है, डिस्टर्ब हो सकता है। और दूसरा है कि ये जो रास्ता है, इससे करीब दूरी जो पड़ती है वो 12,000 किलोमीटर की। और ये जो सीपेक वाली योजना अगर पूरी हो जाती है तो इसकी कुल जो लंबाई है वो मात्र 3,000 किलोमीटर बैठता है। तो ये है अब सामरिक दृष्टि से अब अगर देखें तो चीन अगर यहाँ पे अगर ग्वादर में बेस बना लेता है, नेवल बेस, तो भारत को वह कंट्रोल कर सकता है अरेबियन सी में और हिंद महासागर में, उसके वर्चस्व को खत्म कर सकता है। तो सामरिक दृष्टि से चीन को इससे काफी लाभ की स्थिति होगी। और इसी रास्ते से भारत को भी तेल की सप्लाई होती है। अगर ग्वादर में चीन अपना नेवल बेस को स्ट्रॉन्ग कर लेता है तो वो भी इस पोजीशन में होगा कि भारत के सप्लाई लाइन को भी वो काट सके या बाधित कर दे। तो इसके अतिरिक्त ये रास्ता अगर बन जाता है तो इसी रास्ते से सारे तेल जा सकते हैं चीन के पश्चिमी हिस्से में। और साथ में चीन का व्यापार इस रास्ते से हो सकता है, अफ्रीका तक उसके माल पहुंच सकते हैं। यहाँ से स्वेज नहर होते हुए यूरोप के बाजार तक पहुंच सकते हैं। और यहाँ के माल जो हैं वो रूस और मध्य एशिया के देश हैं, वहाँ तक आसानी से पहुंच सकते हैं। तो इससे चीन को व्यापार में और अपने प्रोडक्ट को पूरे मार्केट तक पहुंचाने में काफ़ी फायदा मिलेगा। यह परियोजना अगर पूरी हो जाती है तो चीन को हर साल करीब $2 बिलियन की बचत होगी, जो आज के डेट में खर्च हो रहा है इस रास्ते को फॉलो करने की वजह से। तो ये सब है। अब है इसमें कि पाकिस्तान को इसमें क्या फ़ायदा होगा, आखिर क्यों खर्च कर रहा है चीन इतना ज़्यादा। पाकिस्तान की जो कुल जीडीपी है, जीडीपी नहीं, कुल जो फॉरेन रिजर्व है आज के डेट में 6 से 7 बिलियन डॉलर के बीच में है। और ये पूरी परियोजना जो है वो 46 बिलियन डॉलर की है। तब प्रश्न यह उठता है कि इतने बड़े इन्वेस्टमेंट का रिटर्न पाकिस्तान किस तरीके से कर पाएगा। तो एक संभावना जताई जा रही है कि पाकिस्तान उस स्थिति में आर्थिक रूप से गुलाम हो जाएगा और उसके लिए चीन एक नया ईस्ट इंडिया कंपनी के समान साबित होगा। तो ये सब शंकाएं जाहिर की जा रही हैं। प्लस 46 बिलियन डॉलर जो पैसे किस तरीके से होंगे उसके बारे में पूरी पारदर्शिता भी नहीं है। तो इसका पाकिस्तान में विरोध भी हो रहा है कि वो किस तरीके से 46 बिलियन डॉलर जो हैं किस तरीके से लगाए जाएंगे, उनका बॉन्ड के रूप में, लोन के रूप में, या लोन और बॉन्ड दोनों मिला जुला, या अन्य तरीके। तो इसकी पारदर्शिता नहीं है। इसकी आलोचना पाकिस्तान में होती है। इसके अतिरिक्त इस परियोजना का पाकिस्तान में एक विरोध होने का कारण है कि यह बलूचिस्तान के हिस्से से पार होता है और बलूचिस्तान एक रेगिस्तानी हिस्सा भी है और मिनरल वहाँ पे हैं, काफ़ी रिच है। तो वहाँ पे मिनरल का एक दोहन होगा और बदले में अभी तक पाकिस्तान की जो नीति रही है बलूचिस्तान के विकास की नीति नहीं रही है, बल्कि वहाँ से उन्होंने सिर्फ लिया है, बदले में दिया नहीं है। तो इससे बलूचिस्तान में एक असंतोष की भावना भी पनपी है और अलग होने की एक
मुहिम भी चली है, आंदोलन भी वहाँ पे चलते रहते हैं, तो अस्थिरता के माहौल है। साथ में इस प्रोजेक्ट को लेकर कई वहाँ पे पाकिस्तान में आतंकवादी गुट भी सक्रिय हैं, तो वो लेवी के रूप में एक वसूली भी करना चाहते हैं, करते हैं। तो ये सब जो है सो तमाम तरीके के अवरोध हैं। अब पाकिस्तान को इससे क्या फ़ायदा होने वाला है? तो फ़ायदा होगा कि पाकिस्तान के इंफ्रास्ट्रक्चर में बहुत बृहद पैमाने पे विकास होगा। अगर इंफ्रास्ट्रक्चर में विकास होगा तो उससे रोजगार के अवसर बढ़ेंगे। रोजगार, इसके अतिरिक्त एक अनुमान लगाया जा रहा है कि ये परियोजना पूरी होती है तो पाकिस्तान के जीडीपी में कम से कम 1.5% की बढ़ोतरी होगी। इसके अतिरिक्त पाकिस्तान की ऊर्जा की ज़रूरतें जो हैं वो भी पूरी होंगी, क्योंकि कई यहाँ पे प्रोजेक्ट, विद्युत परियोजनाएं चलाई जाएंगी इस प्रोजेक्ट के अंतर्गत, और सामरिक फायदा भी पाकिस्तान को हासिल होगा। सामरिक फायदा क्या हासिल होगा कि भारत के साथ में वो एक बराबरी की स्थिति में आ सकता है, क्योंकि वैसी स्थिति में चीन का उसे खुला सपोर्ट मिलेगा। तो सामरिक फायदा ये मिलेगा। साथ में पाकिस्तान का अन्य तरीके से भी विकास होगा कि वहाँ की तैयार वस्तुएं अलग अलग बाजारों में पहुँच पाएंगी, मध्य एशिया तक और इधर, और साथ में जो है उसके भी आर्थिक गतिविधि में एक परिवर्तन आएगा। तो ये सब है। अब साथ में पाकिस्तान में इसका जो विरोध होता है कि वह है कि एक आशंका है कि ऋण जाल में फंसेगा पाकिस्तान। चीन की ये नीति भी रही है कि वो एक आर्थिक विकास को एक उपनिवेशवाद की तरह यूज कर रहा है कि वो इतना ज़्यादा किसी को ऋण दे देता है कि वह देश चुका नहीं पाता। बदले में वह क्या करता है कि उसके ज़मीन को हड़प लेता है, उसके ज़मीन को लीज पर ले लेंगे और उसका अपना सामरिक दृष्टि से उपयोग करते हैं। तो ये ऋण जाल में फंसने का डर है, उसके संप्रभुता को खतरा है। जाहिर सी बात है, अगर पैसे बहुत ज़्यादा ले लिए, लौटा नहीं पाए, तो उनकी ज़मीन जाएगी और वो एक तरीके से चाइना के चंगुल में फंस जाएंगे और वहाँ की संप्रभुता खतरे में आ जाएगी। तो इस कारण से पाकिस्तान में इसका बहुत ज़्यादा विरोध हो रहा है। आंतरिक विद्रोह भी है। आंतरिक विद्रोह तो वही बलूचिस्तान में बहुत ज़्यादा है, प्लस गिलगिट बाल्टिस्तान में भी है इस प्रोजेक्ट का विरोध, और सिंध में भी इसका विरोध किया जा रहा है कि इस प्रोजेक्ट का जो उद्देश्य है उसका सबसे ज़्यादा फायदा सिर्फ पंजाब प्रांत को मिलेगा, तो उसकी वजह से सिंध में इसका विरोध हो रहा है। और इसके अतिरिक्त आंतरिक जो विद्रोह या इस प्रोजेक्ट का विरोध हो रहा है उसका कारण यही है कि संप्रभुता पर एक आंच आने वाली है, जिसका कि विरोध हो रहा है वहाँ पे पाकिस्तान में। तो ये हुई पाकिस्तान की स्थिति। अब भारत के नज़रिए से इसको देखें तो भारत के लिए क्या इसके फायदे और नुकसान है? तो फायदा बहुत कम है भारत को, नुकसान बहुत ज़्यादा है। फायदे को पहले देख लेते हैं। फायदा क्या हो सकता है? तो इस प्रोजेक्ट के पूरा होने से पाकिस्तान में एक आर्थिक खुशहाली आएगी। आर्थिक खुशहाली होने से जो आतंकवाद और इस तरीके की घटनाएं हैं वो कम होगी, तो उससे भारत को फायदा हो सकता है। अब नुकसान को देखें तो सामरिक दृष्टि से भारत को काफ़ी ज़्यादा नुकसान है। सबसे पहली बात तो है कि भारत इसका जो विरोध कर रहा है उसका मुख्य कारण है कि यह प्रोजेक्ट सीधे भारत के पाक अधिकृत कश्मीर से होकर गुजरता है और यह पाकिस्तान के कब्जे में क्षेत्र है, गिलगिट बाल्टिस्तान से होकर गुजरता है। तो पाकिस्तान इस पर कैसे चीन को सहमति दे सकता है, उसको अलाउ कैसे कर सकता है? भारत की इसमें सहमति जरूरी है। तो यह भारत के संप्रभुता को एक तरीके से ठुकराने की बात हुई कि चीन के द्वारा भारत की संप्रभुता का सम्मान नहीं किया जा रहा है। तो यही विरोध का सबसे बड़ा कारण है। दूसरी बात है कि अगर यह प्रोजेक्ट पूरा होता है तो ग्वादर पोर्ट को एक नेवल बेस बना लिया जाएगा चीन के द्वारा, और वैसी स्थिति में
वह हिंद महासागर और अरब सागर में भारत के वर्चस्व को तोड़ सकता है। साथ में जो सप्लाई लाइन है भारत में पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स के, उसको भंग कर सकता है। भारत का जो निर्यात होता है इन रास्तों से, उस पर भी वो नज़र रख सकता है। तो भारत को इससे काफ़ी ज़्यादा नुकसान हो सकता है और यही विरोध का सबसे बड़ा कारण भी है। तो ये सब कुछ मूल बातें हैं। अब आते हैं कि वैश्विक स्तर पे इस प्रोजेक्ट का क्या महत्व है। तो वैश्विक स्तर पे अगर देखें तो यूरोप और अफ्रीका के देश भी इससे लाभान्वित हो सकते हैं, और अगर किसी को नुकसान है तो वो अमेरिका, कनाडा और लैटिन अमेरिकी देश है उनका है, क्योंकि उनके व्यापार में कमी आएगी, उनका मार्केट जो है वो सिकुड़ जाएगा और चीन का वर्चस्व विश्व बाजार पर बढ़ जाएगा। तो ये सब कुछ बातें हैं और हम समझते हैं कि ये आपको क्लियर हुआ होगा आज के डिस्कशन से। अगर पसंद आया हो वीडियो तो लाइक करेंगे, दोस्तों के बीच में शेयर करेंगे, साथ ही इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें, नोटिफिकेशन वाली घंटी जरूर बजा दें। धन्यवाद।